अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज गुरुवार है और उपस्थित हूँ योगों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शंख योग पे। आज का कार्यक्रम शंख योग पे है। ये कैसे बनता है? आप में से ही किसी दर्शक ने कहा था कि पंडित जी शंख योग पे कार्यक्रम लेके आइए, सो उपस्थित हूँ शंख योग पे कार्यक्रम लेकर के। आज का कार्यक्रम, इसका फल क्या होता है ये पहले बता देता हूँ। दरअसल शंख योग एक ऐसा योग है जो व्यक्ति को ज्ञान से परिपूरित बनाता है, व्यक्ति के ज्ञान के क्षेत्र को ये उजागर करता है। आजकल की स्थिति मतलब ना तो व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र की सही परख और पहचान रखता है और ना वो अपने पुस्तकों के ज्ञान को ही सही तरीके से अपने अंदर समा पाता है। जहाँ हमारे यहाँ पहले कितने रिसर्च होते थे, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ खोज हमारी नई युवा पीढ़ी कर लेती थी, आज उसकी स्थिति थोड़ी कम सी है शायद। अब ये कितना सही है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज कितने रिसर्च हो रहे हैं पता नहीं। अब इसके बारे में कभी कोई आंकड़ा मुझे मिला नहीं है, अगर हो सका तो कभी कार्यक्रम बना दूंगा। लेकिन एक बात तो है कि निश्चित रूप से युवा पीढ़ी भटकी भी है, जरूर भटकी है, और इसे आप इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। शंख योग का मतलब है व्यक्ति शंख से संबंधित, और ये दरअसल इसमें जो स्थितियों का बनना होता है वो कैसे होता है? जन्म कुंडली के पंचम भाव, यहाँ जहाँ 1 नंबर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इसे जन्म कुंडली का 5वां भाव कहा जाता है। और ये भाव किसका होता है? ये होता है यश का, ये होता है गौरव का, ये होता है सम्मान का, ये होता है प्राण का, ये होता है पूर्व जन्म का, ये होता है प्रतिष्ठा का, ये होता है प्रेम का, ये होता है आपके इच्छा पूर्ति के भाव का, आपके सद्विचारों का, आपके सद्गुणी होने का, आपके वाणी का मजबूत होने का, आपकी वाणी का ओजस्विता का परिचायक होता है। और यहीं से इस बात का विचार किया जाता है। पंचम भाव जहाँ व्यक्ति के प्रेम संबंधों में डालने वाला भाव होता है, वहीं पे ये व्यक्ति को बुद्धिमान, बुद्धि के अंदर उपस्थित उस बुद्धि की स्थिति को निर्भर करता है कि एक व्यक्ति के अंदर जो दिमाग में जो चीज़ें उपस्थित हो रही हैं एक विचार के तौर पे, वो कैसी हैं और उसकी श्रेष्ठता कैसी है। ये पंचम भाव आपको ये समस्त प्रकार के बुद्धिमता का भाव लेकर के बैठा है, जहां से किसी भी व्यक्ति के जीवन में और उसके दिमाग में उपजने वाली उन समस्त प्रकार के विचारों का अध्ययन किया जाता है। अब जब शंख योग की बात कर रहे हैं तो इसके लिए देखना क्या क्या है? तो इसके लिए देखना है पंचम भाव को अगर हम केंद्र बनाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इधर उधर मत देखिएगा। जन्म कुंडली के पंचम भाव को अगर हम केंद्र बनाते हैं तो इसका दूसरा भाव क्या होगा? तो किसी भी भाव का दूसरा भाव धन होता है, और किसी भी भाव के अधिपति अगर अपने भाव से दूसरे भाव में जा रहे हों तो ये अच्छा होता है। अगर उनके आगे की राशि नीच की राशि ना बन रही हो या आगे कोई उनका शत्रु ना बैठा हो तो, बात समझ में आई? तो यहाँ पे अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति, अब गौर करिएगा, यही बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि मैं कहने वाला हूं। तो क्या कहूंगा? तो जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति और छठे भाव के अधिपति, जहां 2 नंबर लिखा है, ये मैंने धनु लग्न की कुंडली बनाई है। आप की कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, तो उस पर विचार नहीं करना है। बस आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में, ध्यान से, आपकी कुंडली में 5वें नंबर के भाव में कौन सा अंक लिखा है, 1 से लेकर के 12 तक। अब जो वो अंक लिखा है उस अंक के अधिपति जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं, 12 भाव में से वो कहाँ बैठे हैं, उनको देख लिया आपने कि वो पंचम भाव के अधिपति होकर के मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, मैंने इनको यहीं बिठा दिया है, आप उनको कहीं भी बैठा हुआ देख रहे हो तो चलेगा। अब दूसरी जो बात है वो देखनी है प्रिय दर्शकों कि छठे भाव के अधिपति
जो इसका जस्ट अगला भाव बुद्धिमानी का और बुद्धि का भाव होता है, विद्वान होने का भाव होता है इस भाव का। तो इस भाव के अधिपति जहां पंचम भाव के अधिपति बैठे हैं, अब ध्यान से, जहां पंचम भाव के अधिपति बैठे हैं वहां से छठे भाव के अधिपति अगर पहले भाव में मतलब उनके साथ, या फिर चौथे भाव में, या सातवें भाव में, या फिर 10वें भाव में, मतलब गिनने पर मंगल से, जो पंचम भाव के अधिपति जैसे यहां पे मंगल हैं, तो मंगल और शुक्र को देखना है। दो ग्रहों को निकाल लिया। अब ये देखिए कि मंगल से जो शुक्र हैं वो क्या केंद्र में आ रहे हैं, और कोई भी ग्रह किसी भी ग्रह से केंद्र में तब होता है जब वो उसी के साथ हो, उसके चौथे हो, उसके सातवें हो, या उसके 10वें हो, तब ये केंद्र का संबंध कहा जाता है। मतलब पहले, चौथे, सातवें और 10वें। अगर ऐसी स्थिति बन रही हो तो इसे केंद्र का संबंध कहा जाता है और इसे ही शंख योग कहा जाता है। बात समझ में आई? मंगल यहां और शुक्र देखिए यहां बैठे हैं, यानी कि 1 2 3 4। मंगल से गिनने पर शुक्र चौथे आ रहे हैं, मंगल से गिनने पर। अब यहां से एक जो आरंभ होगा वो यहीं से होगा, यहां से नहीं होगा। मंगल से गिनने पर शुक्र जो हैं वो चौथे आ रहे हैं, अर्थात आपकी कुंडली में जो पंचम भाव के अधिपति हैं वहां से जो छठे भाव के अधिपति हैं वो अगर चौथे, सातवें, 10वें या उनके साथ ही बैठे हों तो ये शंख योग बन जाता है। इसके बनने के और भी एक शर्त ये होते हैं कि लग्न का अधिपति मजबूत हो, यानी कि किसी भी पापक ग्रह के साथ वो ना बैठा हो, और साथ ही साथ लग्न प्रबल हो और लग्न पे किसी भी पापक ग्रह की उपस्थिति न हो, शनि, मंगल, राहु, केतु। अब ये स्थिति अलग है कि मान लीजिए वो यहाँ के अधिपति हुए या यहाँ के अधिपति हुए, वो यहीं बैठे हैं तो लग्न को तो देखेंगे ही, तो ये एक बात अलग हो जाएगी क्योंकि लग्न का अधिपति लग्न को देखेगा तो उससे लग्न को मजबूती और लग्न को श्रेष्ठता मिल जाती है। बात समझ में आई? अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि लग्न के अधिपति हुए, उदाहरण से मान लीजिए यहाँ 10 नंबर लिखा है या 11 नंबर लिखा है और शनि यहाँ के अधिपति हुए और सप्तम में बैठ करके वो लग्न को देखेंगे, तब वो बात नहीं सिद्ध होगी, अर्थात वो ठीक होगा। और वहां से बैठ करके वो अगर लग्न को देखते हैं तो वो पापक नहीं होंगे। क्लियर है? लेकिन देखना है पंचम और छठे भाव को। बात समझ में आ गई होगी। अब आपको कार्यक्रम के अंतिम में आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। एक ही चीज है, एक ही चीज है, बस उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। और वो क्या है? हमारे घर की स्त्रियों का संपूर्ण तरीके से संस्कार से युक्त होना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी और कुछ इस जहां में मुझे नहीं लगता है कि जरूरी है। वो सबसे ज्यादा जिस चीज का जरूरी होना मेरी नज़र में हो या फिर किसी भी हमारे धर्म के नज़र में हो, जो वो ये है कि किसी भी घर की जो स्त्रियां हैं, जो लक्ष्मी हैं, उसे संस्कार से युक्त रखना जरूरी है। अगर वो संस्कार से युक्त हो जाएंगी तो फिर वर्ण संकरता फैलेगी और समाज गलत दिशा की तरफ बढ़ेगा, गलत लोगों का समाज में प्रभाव बढ़ेगा और फिर उसकी स्थिति कमजोरी की तरफ जाने वाली हो जाएगी। स्त्रियों का संस्कार से युक्त होना, उनका संस्कारी होना किसी भी राष्ट्र के उन्नति और किसी भी राष्ट्र के अवनति का प्रमुख कारण होता है। ये प्रमुख कारण होता है। आने वाले दिनों में मैंने एक कविता लिखी है, आप लोगों को सुनाऊंगा मंगलवार को, लेकिन उस दिन एक लेख भी होगा और एक कविता भी होगी, तो तैयार रहिएगा। और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने जन्म कुंडली के विश्लेषण के साथ। कल सुबह टाकले जी की कुंडली के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।